क्या आप जानते हैं कि तेलंगाना जैसे राज्य में एक ऐसे क्राइम सीन को अंजाम दे दिया था जिसने सबको हैरान परेशान करके रख दिया था। वहां के लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि क्या कोई इंसान इतनी बेदर्दी पर भी आ सकता है। आज की जो स्टोरी है एक ऐसे केस के बारे में है जो मूवीज में क्राइम सीन को तैयार किया जाता है वैसा ही क्राइम सीन रियल लाइफ में भी करना पड़ गया था। आखिरकार ऐसा कौन सा केस है जो कि एक जो मूवी होती है उसमें क्राइम सीन को तैयार किया जाता है, वही क्राइम सीन बिल्कुल सेम डिट्टो रियल लाइफ में भी करना पड़ गया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस स्टोरी को देख लेने के बाद जो भी आप लोगों की राय होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट मिलने वाला है। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं, जो ये केस है, ये है स्वाति रेड्डी केस। ये स्टोरी शुरू होती है भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से। यहीं पर एक जाना माना हॉस्पिटल है DRDO हॉस्पिटल। 27 नवंबर 2017 की दोपहर को एक औरत किसी आदमी को लेकर अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचती है। ये शायद इनके पति थे। ये दोनों नागरकुर्नूल नाम के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। आदमी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। इनका चेहरा और कंधे के आर पास का जितना भी ये एरिया था वो सारा झुलसा हुआ था। इनका चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। उस महिला ने उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर्स इनका इलाज शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये महिला अपने घर वालों और ससुराल को कॉल करती है, सबको इस हॉस्पिटल का एड्रेस देती हैं और यहाँ पर बुला लेती है। इन्होंने हॉस्पिटल आने से पहले भी सभी को कॉल करके बुलाया था। ये फोन पर बात करते करते हॉस्पिटल के काउंटर पर आती है और यहाँ एडमिशन फॉर्म भरती है। इन्होंने अपना नाम बताया स्वाति रेड्डी और उस आदमी का नाम लिखा सुधाकर रेड्डी। सुधाकर रेड्डी इनके पति थे। थोड़ी ही देर में जो इनके जान पहचान वाले थे, स्वाति ने जिन्हें भी कॉल किया था, वो सारे इस अपोलो DRDO हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। तो स्वाति ने इन सबको बताया कि हम घर से बाहर आए हुए थे। थोड़ी दूर किसी जगह पर 4 लोगों ने इन्हें घेर लिया और फिर इसके पति के ऊपर तेजाब फेंक दिया। ये सब सुनकर परिवार वालों को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, हमारे बेटे की किसी के साथ क्या दुश्मनी रही होगी। अंदर सुधाकर का ट्रीटमेंट चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर्स बाहर आए, उन्होंने खुशखबरी दी कि ये जो पेशेंट है ये खतरे से बाहर है। चेहरा 30% जल चुका है लेकिन अब स्टेबल हो चुका है। डॉक्टर्स ने उन सभी को सुधाकर से मिलने की इजाजत भी दे दी थी। वैसे स्वाति और सुधाकर के 2 बच्चे थे। 1 या 2 दिन पहले ये अपनी नानी के घर जा चुके थे, ऐसे ही घूमने के लिए। स्वाति ने ही इन्हें अपनी नानी के घर भेजा था। खुशकिस्मती से ये दोनों इनके साथ नहीं थे, वरना शायद इनके साथ भी वही घटना घट सकती थी। यहाँ जो सुधाकर था उसके चेहरे के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। पूरा चेहरा पट्टी से ढका हुआ था। इस वजह से ये कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी जान पहचान वाले थे वो धीरे धीरे हॉस्पिटल में सुधाकर से मिलने के लिए आने लगे। ये दिन भर दिन अब रिकवर होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में ये बात भी करने लगा, लेकिन ये जो बात कर रहा था वो लड़खड़ा कर बात कर रहा था क्योंकि इसके चेहरे पर अभी भी पट्टी बांधी हुई थी और मुंह के आसपास का चेहरा एकदम जला हुआ था। वो भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। सुधाकर को अभी सॉलिड फूड जो होता है वो खाने की इजाजत ही नहीं थी। इसे लिक्विड फूड ही दिया जा रहा था, जिन्हें चबाने की जरूरत ना पड़े, वो सीधे ही उसे निगल जाए। मामला यहाँ पर थोड़ा सा और ठीक हुआ तो डॉक्टर्स बोले कि इनका चेहरा बहुत बुरे तरीके से बिगड़ चुका है। वापस इनका चेहरा पहले जैसा करने के लिए इनके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। अब स्वाति यहाँ पर मान चुकी थी, सारे जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो भी मान चुके थे। कुछ ही दिनों में सुधाकर लिक्विड फूड के साथ साथ सॉलिड फूड भी खाने लगा था। पहले इन्हें फूड पाइप से खाना खिलाया जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे चबाकर भी खाने को खाने लगा था। धीरे धीरे ये रिकवर होता जा रहा था। सुधाकर की माँ भी अपने बच्चे को देखकर थोड़ा सा संतुष्ट हो चुकी थी। यही अपने बेटे के लिए हर रोज हॉस्पिटल में खाना बनाकर लाया करती थी और यही अपने लड़के को खाना खिलाया करती थी।
माँ को बहुत अच्छे से पता था कि इसके बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं। ऑब्वियसली हर एक माँ को अपने बेटे के बारे में पता होता है कि उसे क्या चीज खाने में पसंद होती है, क्या चीज नहीं पसंद होती। इसकी माँ ने इसके लिए मटन सूप बनाया और मटन सूप को पैक करके अपने छोटे बेटे यानी कि सुधाकर के छोटे भाई के साथ वो हॉस्पिटल आ चुकी थी। उन्होंने सुधाकर को बताया कि आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे मन पसंदीदा चीज बनाकर लेकर आई हूं, जो है मटन सूप। सुधाकर माँ की तरफ देखता है और मना कर देता है, इसे वो सूप नहीं पीना था। माँ समझाती है कि भूख लगी होगी, तुम इसे पी लो, इससे जल्दी तुम रिकवर होगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन सुधाकर ये पीने से साफ साफ मना कर देता है। इससे माँ को थोड़ा सा दुख हुआ कि ये इतने प्यार से इसके लिए खाना बनाकर लेकर आई हैं और ये मना कर रहा है। छोटा भाई भी यहीं पर खड़ा हुआ था। ये देखकर इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी तो ये बहुत पसंदीदा चीज है, ये तो घर पर जिद करके ये चीज बनवाया करता था। पेट चाहे कितना भी भरा हुआ क्यों ना हो, ये मटन सूप पीता ही पीता था। लेकिन आज इसे क्या हो गया, ये इस चीज को मना क्यों कर रहा है। सुधाकर का ये जो मूड था सूप देखकर ये ऐसा ही हो चुका था कि जैसे इसने ये मटन सूप पहली बार देखा हो, कभी इस चीज को टेस्ट ही नहीं किया हो। जैसे किसी प्योर वेजिटेरियन के सामने नॉन वेज रख दिया जाए, उसका जो एक्सप्रेशंस होते हैं वैसा ही यहाँ पर हो रहा था। माँ ने तो उतना नहीं, लेकिन छोटे भाई ने इस पर ज्यादा गौर किया। और उसके बाद यहाँ जो सबका हॉस्पिटल में आना जाना चल रहा था, कुछ ही हफ्तों में सुधाकर भी हॉस्पिटल के बेड से उठने लगा था, चल फिरने लगा था, घूम सकता था। ऐसे ही एक दिन छोटा भाई अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ हॉस्पिटल में पहुंचा। उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि सुधाकर को चलते फिरते देखा। छोटे भाई को यह चीज थोड़ी सी अलग लगी। सुधाकर के चलने का स्टाइल बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा ही इनके बोलने का स्टाइल, आवाज, बिहेवियर, कैसे ये खाना खाता है, इनके उठने बैठने का तरीका, अपने छोटे भाई से कैसे ये बात करते हैं, इनके सामने ये कैसे पेश आ रहा है, मतलब कि पूरा इंसान ही जैसे एकदम अलग हो चुका हो। पहले सुधाकर अपने छोटे भाई के साथ हंसी मजाक कर लिया करते थे, इधर उधर की बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ जैसे ये इंसान एकदम अनजान सा हो चुका हो। सिर्फ काम से काम ही रख रहा था, काम की बातें ही कर रहा था, हमेशा सीरियस रह रहा था। छोटे भाई को सामने वाले इंसान से अपनापन और बड़े भाई का जो एक प्यार होता है, दुलार होता है, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इन्होंने एक और बात पर गौर किया कि जब भी हॉस्पिटल में रिश्तेदार सुधाकर से मिलने के लिए आ रहे थे तो ये ऐसे मिल रहा था जैसे ये इनसे पहली बार मिल रहा हो, जैसे इसे पता ही नहीं कि ये इसके क्या लगते हैं। इस दुर्घटना से पहले सुधाकर की जिनसे अच्छी खासी बना करती थी, उन्हें भी ये ठीक से पहचान ही नहीं पा रहा था। ये एसिड वाली घटना 27 नवंबर को हुई थी। इन्हीं सब में छोटे भाई को यह एहसास हुआ कि इसके भाई पर इतना भयंकर हमला किया गया है, अभी तक पुलिस वाले हमसे बातचीत करने के लिए क्यों नहीं आए। इसके बाद दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में एक दिन छोटा भाई यहीं पर लोकल ही पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाता है। और वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए उन ऑफिसर्स को कहता है कि मेरे भाई के ऊपर ऐसे ऐसे हमला किया गया था। इन्होंने उस क्राइम सीन की डेट बताई और पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम उस टाइम पर क्यों नहीं आए, इतने दिनों बाद क्यों तुम यहाँ पर आ रहे हो, जितना जल्दी तुम उतनी जल्दी हमें उन बदमाशों को, उन लड़कों को पकड़ने में आसानी होती। अभी तक तो वो लोग शहर को छोड़कर कहीं भाग भी चुके होंगे, अब उन्हें हम कहां पर ढूंढेंगे। पुलिस वालों की ये सारी बातें सुनकर छोटे भाई के दिमाग में ये आया कि ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उस टाइम पर भाभी ही भाई के साथ मौजूद थी, तो उन्होंने उसी टाइम पर पुलिस वालों को कॉल क्यों नहीं किया, अभी तक भी उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। उनके सामने ही उनके पति के ऊपर इतना भयंकर हमला कर दिया गया तो वो चुप क्यों बैठी हैं। फिर ये छोटे भाई अपने बड़े भाई सुधाकर को लेकर उनके मन में जितनी भी चीजें चल रही थी सब कुछ पुलिस वालों के सामने रख देते हैं कि वो मेरे भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। पहली बार में तो वो साथ रहने वाले फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचान रहा था, उनके चाल ढाल, बिहेवियर, बात करने का तरीका सब कुछ अलग है। ये सारा कुछ सुनकर पुलिस वालों के भी कान खड़े हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमला तो चेहरे पर हुआ, दिमाग पर नहीं, बाकी शरीर तो एकदम ठीक है, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। छोटा भाई खुद पुलिस स्टेशन में आकर ये सारी चीज बता रहा था। पुलिस वालों को यहाँ अब एक्शन लेना ही था। यहीं पर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज भी खड़ा था और इन सभी बातों को सुन रहा था। इन्हें लगा कि ये केस थोड़ा सा दिलचस्प है, हमें इस केस को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। वैसे भी ये बहुत दिनों से एक जैसे ड्यूटी करते करते थक चुके थे। इन्होंने बोला कि मैं इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इस केस को हैंडल करूंगा। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स ने इन्हें ही इस केस का इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बना दिया। ये सारी चीजें छोटे भाई ने किसी से भी डिस्कस नहीं की
थी। सीधे आकर अपने दिल की बात जो भी उसे महसूस हुआ वो उसने सीधा पुलिस वालों को बताया। ये पुलिस स्टेशन आ रहा है इसकी खबर भी किसी को नहीं थी, घर वालों तक को भी इस बात का नहीं पता था। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन ये काम बिल्कुल चुपचाप करना था। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था कि पुलिस वाले इस घटना के बारे में किसी से पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव था कि जो आदमी हॉस्पिटल में खुद को सुधाकर रेड्डी बता रहा है वो सच में सुधाकर रेड्डी है भी या नहीं। भाई की पत्नी स्वाति रेड्डी भी उस इंसान को अपना पति मान रही थी, उसे किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट नहीं था। उसने तो एक बार भी किसी के साथ ये जिक्र नहीं किया कि ये मेरा पति नहीं लग रहा, या फिर उस आदमी के साथ भी जिक्र नहीं किया कि तुम तो मेरे पति लग ही नहीं रहे, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग हो चुका है। बल्कि अब ये तो इस इंसान के साथ पहले से ज्यादा इसकी केयर कर रही थी। इतना तो पहले ये अपने पति का ही नहीं करती थी जितना ये अब कर रही थी इस इंसिडेंट के बाद, जो कि सुधाकर अभी इस हॉस्पिटल में एडमिट था, चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी। उसे सख्ताई से तो क्या, हम नॉर्मल में भी बातचीत नहीं कर सकते थे, वरना लोग क्या समझेंगे। वैसे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। मान लो वो कोई बहरूप या सुधाकर होगा तो फिर उसे सुधाकर से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पता होगा। सभी लोग ये सोच में पड़ चुके थे कि क्या करें, क्या किया जाए, कैसे पता करें कि ये सुधाकर रेड्डी है या फिर इसमें सुधाकर रेड्डी का कोई बहरूपिया है, क्या इसकी डीएनए जांच की जाए। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर से गुजरना होगा। इससे इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव शायद सुधाकर को पता चल जाए जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर स्वाति रेड्डी भी उसके साथ होगी तो वो भी एकदम चौकन्नी हो जाएगी। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इनके फिंगरप्रिंट्स को मैच करवाया जाए। लेकिन ये कैसे होगा? अब छोटे भाई के साथ मिलकर पुलिस वालों ने जैसे तैसे सुधाकर कहने वाले इंसान के फिंगरप्रिंट निकाल लिए थे। अब यहाँ पर बारी थी असली वाले सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स लाने की। तो जो सुधाकर का छोटा भाई था ये सुधाकर का आधार कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट में फिंगरप्रिंट्स फीड होते हैं। इसके बाद पुलिस वाले आधार कार्ड बनाने वाले सेंटर पर जाते हैं और वहां से पुलिस वालों ने आधार कार्ड के जरिए फिंगरप्रिंट्स को निकलवा लिया था। अब ये लोग पुलिस स्टेशन में आकर किसी जानकार से हॉस्पिटल में जो एडमिट था, जो खुद को सुधाकर बता रहा था, और जो सुधाकर रेड्डी था, जो ओरिजिनल सुधाकर रेड्डी था, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है। ये फिंगरप्रिंट्स किसी भी एंगल से मैच ही नहीं हो रहे थे। एक ही नाम का एक इंसान, लेकिन उसके और उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग, जबकि उसने तो खुद जाकर वो डॉक्यूमेंट्स बनवाया, खुद के फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफिकेशन करवाया था। सुधाकर की पत्नी भी उस आदमी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रही थी, कहीं ये भी तो नहीं उस बहरूपीय इंसान के साथ मिली हो। खुद को सुधाकर बताने वाले इंसान से तो नहीं, लेकिन स्वाति से हम बात कर सकते थे। लेकिन उसे भी शक नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाले आखिरकार क्या पता करना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस वालों के कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं और स्वाति से ये कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो इसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ बातें करनी है। स्वाति ने कुछ नहीं बोला, ये पुलिस स्टेशन चलने के लिए राजी हो चुकी थी। इसके बाद इसे पुलिस स्टेशन लाकर इससे पूछताछ की गई। इसने वही चीजें बताई जो कि फैमिली मेंबर्स को बताई थी कि ये और इसके पति किसी काम से बाहर निकले थे, किसी सुनसान जगह पर 4 लोगों ने इन्हें घेरा और इसके पति के ऊपर तेजाब फेंक दिया था। यह सुनकर पुलिस वाले स्वाति से सवाल पर सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आपके पति के साथ ये सारा कुछ किया, लेकिन आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? वो 4 कौन थे? आपके पति की उनसे क्या दुश्मनी हो सकती थी? ऐसे ही सारे सवाल ही स्वाति से पूछे जा रहे थे। दूसरी तरफ असली वाली सुधाकर की मां से बात की गई। इनके अनुसार इन्होंने 26 नवंबर को बेटे को कॉल किया था। उस समय बेटा घर से बाहर था। कुछ थोड़ी बातचीत हुई और बेटे ने कहा कि वो घर पर पहुंचने वाला है, थोड़ी देर बाद वो कॉल करेगा, लेकिन इसके बाद कॉल ही नहीं आई। एक तरफ मां के अनुसार बेटे ने यह बताया कि वो घर पहुंचने वाला है, दूसरी तरफ स्वाति ने पुलिस वालों को यह बताया कि घर से निकलने के बाद सुनसान जगह पर वो घटना घटी थी। मां के और स्वाति के बयान में बहुत अंतर आ रहा था। धीरे धीरे पुलिस वाले और सख्त होकर स्वाति से पूछताछ करने लगी। इससे इसका तो हर रोज का ऐसा काम था नहीं कि पुलिस वाले बुलाएं और पुलिस वाले इस तरह से बात करें। स्वाति का पुलिस वालों के सवाल से एकदम ये हालत उसकी टाइट होने लगी थी। ये डर चुकी थी और इसी में इसने बताया कि इसके पति जो सुधाकर रेड्डी है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद इसने अपने पति और अपनी पूरी
पूरी कहानी डिटेल में बताई। ये स्टोरी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह चुके थे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 10 दिसंबर 2017 तक पुलिस वालों ने स्वाति को अरेस्ट कर लिया था। स्वाति पहले एक नर्स थी और किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब किया करते थे। इसके पति सुधाकर रेड्डी भी किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे। ये दोनों किसी जगह पर मिलते हैं, इन दोनों में दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद कहीं कहीं पर यह लिखा गया है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। खैर, दोनों ने अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताया, घर वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो अरेंज मैरिज के जैसे इन दोनों के घर वाले मिलते हैं, बातचीत होती है, दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। साल 2014 में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। आगे चलकर इनके 2 बच्चे भी होते हैं। पति का काम बहुत अच्छा चल रहा था और पत्नी का भी काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों के रिश्ते बिल्कुल ठीक चल रहे थे। लेकिन शादी के 2-3 सालों के अंदर बच्चों के पैदा हो जाने के बाद स्वाति रेड्डी शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी थी। इसके कमर और घुटनों में दर्द होने लगा था। ठीक से ये बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। तो इसका पति जो सुधाकर रेड्डी था वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को फिजियोथेरेपी की जरूरत है, इससे ये ठीक हो सकती है। इसके बाद सुधाकर फिजियोथेरेपिस्ट का पता लगाने लगा। एक फिजियोथेरेपिस्ट मिला जिसका नाम था राजेश रेड्डी। अब सुधाकर अपनी पत्नी स्वाति को इसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए लेकर आने लगा। कुछ दिन तो ये खुद स्वाति को ले जाया करते थे और वापस लेकर आया करते थे। फिर ये स्वाति रेड्डी खुद अकेली ही आने जाने लगी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश में अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी। कभी कभी राजेश खुद स्वाति को उसके घर पर खुद छोड़ने आने लगा। वैसे स्वाति और इसका पति सुधाकर अपने परिवार से दूर रहा करते थे। इसकी वजह थी इनका प्रोफेशन। ये दोनों अकेले ही अपने बच्चों के साथ इस घर में रहा करते थे। जब सुधाकर घर में नहीं होता था तब स्वाति राजेश को घर पर बुलाने लगी थी। इसमें स्वाति राजेश को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। राजेश भी इसे अब पसंद करने लगा था। सुधाकर को यह लगने लगा कि इसकी पत्नी फिजियोथेरेपी ले रही है। लेकिन यहाँ पर तो प्यार बढ़ने लगा था। यहाँ पर तो एक नया रिलेशनशिप बन चुका था और ये सारे कारनामे रचे जा रहे थे। राजेश और स्वाति दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब स्वाति की तरफ से एक प्रॉब्लम थी कि ये शादीशुदा थी और इसके पति और 2 बच्चे थे। ये कैसे शादी कर सकती है? स्वाति को लगा कि ये अगर अपने पति से डाइवोर्स ले लेगी तो लोग क्या सोचेंगे, इसके ससुराल वाले, इसके घर वाले, ये सब क्या सोचेंगे कि इनके 2 बच्चे हैं और ये डाइवोर्स ले रही है। सबको डाइवोर्स के पीछे की वजह भी बतानी पड़ेगी। इनके बीच ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था। आखिरकार ये किस मुंह से अपने पति को डाइवोर्स देगी, किस मुंह से ये सभी को बताएगी कि ये डाइवोर्स ले रही है और इसकी पीछे की वजह क्या है कि ये किसी और से शादी करना चाहती है। भले ही पति काम की वजह से पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन पत्नी और बच्चों से ये बहुत प्यार किया करते थे। इसी के साथ इसके मायके वालों की भी बदनामी होगी कि इन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं कि इनकी बेटी ने पहले शादी की, फिर 2 बच्चे हुए और उसके बाद किसी और के लिए उस पति को डाइवोर्स दे दिया और अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। अब ये दोनों सोचने लगे कि कैसे ये दोनों शादी कर सकते हैं। इन्हीं दिनों स्वाति अपने घर में ही बैठकर टीवी में एक मूवी देख रही थी जिसका नाम है यवड़ू। आपने शायद इस मूवी को देखा होगा, इसका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी 1-2 लाइन में ही इस मूवी का किरदार बता देता हूं कि इसमें क्या कुछ हुआ था। इस मूवी में एक हीरो का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से दूसरे हीरो के चेहरे से बदल दिया जाता है। ऐसे ही इसकी एक स्टोरी है। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। इत्तेफाक से उस दिन भी यही मूवी टीवी पर चल रही थी। इस मूवी को देखकर स्वाति के दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आ चुका था। इसने पहले तो ये पूरी मूवी देखी, उसके बाद राजेश रेड्डी को कॉल किया और अपना ये आइडिया बताया प्लास्टिक सर्जरी वाला। राजेश को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और इसके बाद ये दोनों थोड़ी टाइम बाद आपस में मिलते हैं। इस मूवी को वापस से 20 से 25 बार देखते हैं। इस मूवी के क्राइम सीन को पूरे अच्छे से पहले समझते हैं। उसके बाद इनका ये प्लान था कि किसी तरह स्वाति का पति सुधाकर यहां से गायब हो जाए, फिर इसकी जगह प्लास्टिक सर्जरी करवाकर राजेश को यहां पर लेकर आया जाए। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और इनका काम हो जाएगा। ऐसे ही स्वाति रेड्डी ने किसी डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर ली थी कि क्या किसी और का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से किसी और को दे सकते हैं। ऐसा करना पूरी तरह से तो पॉसिबल नहीं था, फिर भी ऐसा हो सकता था। काफी हद तक किसी भी चेहरे को हम बदल सकते हैं। ये नवंबर का महीना चल रहा था। दोनों की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। इन दोनों को शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था और जल्द से जल्द सुधाकर को अब ठिकाने भी लगाना था। इसको मारने के अलावा इनके पास कोई और
और रास्ता भी नहीं बचा था। ये लोग 26 नवंबर 2017 का दिन चुनते हैं और उसके बाद इसके 1 या 2 दिन पहले स्वाति ने अपने बच्चों को इनकी नानी के घर तेलकापल्ली भेज दिया था ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब 26 नवंबर का दिन शुरू हुआ। स्वाति सारी तैयारियां करती है, इस मर्डर में जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारा ये इंतजाम करती है। 26 नवंबर की रात को सुधाकर अपने घर पर मौजूद थे। पहले से ही राजेश इसके घर में छिपकर बैठा हुआ था। जैसे ही सुधाकर घर के कहीं बाहर जाकर घर में एंटर हुआ तो राजेश सुधाकर के सर पर बहुत जोर से वार करता है। तुरंत ये जमीन पर गिर चुका था। उसके बाद राजेश वहां से भाग चुका था। फिर स्वाति घर के अंदर ही थी। इसने जब यह आवाज सुनी तब यह भागकर दरवाजे के पास पहुंची। फिर ये सुधाकर को घसीटकर बेडरूम के पास लेकर गई और बेड के पास लेटा दिया। इसके बाद यह एक रिश्तेदार अरविंद को कॉल करती है। ये थोड़ी ही दूर पर रहा करता था। फिर स्वाति अरविंद की मदद से सुधाकर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर इनकी मरहम पट्टी करता है। फिर ये इसे वापस घर पर लेकर आ जाते हैं। 26 नवंबर रात की ये सारी बात है। स्वाति ने सुधाकर को कन्विंस किया कि आप बेड पर सो रहे थे और अचानक आप जमीन पर गिर गए, आपका सर जमीन से टकराया और ऐसे आपको चोट लग गई। और सुधाकर यहाँ स्वाति की बात को मान भी चुका था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। अरविंद यहीं पर रुक गया और इसके बाद धीरे धीरे 27 नवंबर का दिन आ चुका था। सुबह के 5 बजे के आसपास स्वाति अरविंद को जगाकर इन्हें उनके घर पर भेज देती है। इनके जाने के बाद इसने राजेश को कॉल किया। राजेश पूरी तरह से तैयार था। फिर स्वाति ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला और उसमें एनेस्थीसिया भरा। ये एक ऐसी दवा है जिसे हम किसी भी बॉडी पार्ट को या पूरे इंसान को बेहोश कर सकते हैं और ये ज्यादातर एनेस्थीसिया ऑपरेशन के टाइम पर डॉक्टर्स यूज करते हैं। अब स्वाति एक नर्स थी तो इसे बहुत अच्छे से पता था कि कितना डोज देना है और कितनी देर तक इस डोज से इंसान बेहोश रहेगा। थोड़ी ही देर में राजेश घर पर आता है। फिर दोनों मिलकर लोहे की रोड और मसाला पीसने वाला जो डंडा होता है, अब उसे मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस चीज से रोड से सुधाकर के सर पर लगातार वार करते हैं। सिराने से उसके मुंह को घोट दिया जाता है। फिर जब इन्हें एहसास हुआ कि सुधाकर रेड्डी अब यहाँ पर मर चुका है तब उसे बेडशीट में लपेटते हैं और गाड़ी में डाल दिया जाता है। स्वाति के घर से थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था। दोनों इसी जंगल में गाड़ी से गए। यहाँ पर एक गड्ढे को खोदा गया। गड्ढे को खोदकर इन्होंने गड्ढे में सुधाकर के शव को डाल दिया। सुधाकर के शव को गड्ढे में डाल देने के बाद पेट्रोल छिड़का गया, उस पर आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद ये दोनों ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रुक सकते थे। इन्हें लगा कि चेहरे से कोई इसे पहचान सकता है। फिर इसके चेहरे को रोड से बहुत बुरे तरीके से और बिगाड़ दिया गया। उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया। उसके बाद दोनों स्वाति के घर पर आ चुके थे। अब बारी थी आगे के प्लान की, यानी कि राजेश का चेहरा तेजाब से जलाने की ताकि इसका चेहरा थोड़ा सा खराब हो और उसे प्लास्टिक सर्जरी से सुधाकर का चेहरा दे दिया जाए। ये थोड़ा सा अब डर रहा था, हिचक रहा था। फिर स्वाति रेड्डी से समझाती है कि ये तो करना ही पड़ेगा वरना हम दोनों यहाँ पर फंस जाएंगे। इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इसके बाद स्वाति ने अपने हाथों से खुद राजेश के चेहरे को थोड़ा सा बिगाड़ा। बिगाड़ने के बाद इसने सिर्फ 30% ही राजेश के चेहरे को बिगाड़ा था जिससे आसानी से सर्जरी हो पाए और दर्द भी ना हो। आप यहाँ पर सोच सकते हैं ये औरत कितनी हद तक नीचे गिर चुकी थी। जिससे शादी की उसे मार दिया गया, जिसे प्यार किया उसे पाने के लिए उसे उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि प्लास्टिक सर्जरी हो सके और वो अपने पति का चेहरा इस आदमी को दे सके। अब स्वाति अपने घर पर कॉल करके ये कहती है कि सुधाकर पर किसी ने एसिड फेंक दिया है, ये हॉस्पिटल जा रही है, आप भी जल्दी पहुंचिए। इसके बाद ये औरत राजेश को लेकर नागरकुरनूर से हैदराबाद के अपोलो DRDO हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर राजेश वेजिटेरियन था लेकिन सुधाकर जो था वो नॉन वेजिटेरियन था। ये बात स्वाति राजेश रेड्डी को बताना भूल चुके थे। इसीलिए राजेश ने उस मामूली से मटन सूप को पीने से साफ इनकार कर दिया जिससे सुधाकर के छोटे भाई को उस पर शक हुआ और यहाँ सारा भांडा फूट चुका था। 10 दिसंबर 2017 को स्वाति को अरेस्ट कर लिया गया। फिर राजेश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का वेट किया गया। 14 दिसंबर को ये डिस्चार्ज हुआ। फिर पुलिस वाले इसे भी अरेस्ट कर लेते हैं। 15 दिसंबर को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से इन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिली और आगे फिर इनके बताई हुई जगह से सुधाकर का शव, वो सिरिंज, रोड, मसाला पीसने वाला वो जो
डंडा था वो, एक क्यू बार और एक चुन्नी बरामद की गई, जो कि इस क्राइम सीन को करने में ये जो सारी चीजों का यूज हुआ था, ये वो सारी चीजें थी। इसके बाद पुलिस वालों ने एक चार्जशीट तैयार की, सेशन कोर्ट में इनका ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू हो जाने के बाद ऑफिसर्स के अनुसार कुछ इनसाइड्स लोगों ने स्वाति रेड्डी को बेल दिलाने की कोशिश की, लेकिन स्वाति ने ही मना कर दिया। इसे ये उम्मीद थी कि इसके परिवार का कोई सदस्य इसे बेल दिलवाने के लिए आएगा, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टेट लीगल सर्विसेज के कुछ लोग कोर्ट जाते हैं, स्वाति को बेल मिल जाती है, इसने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी तक 8 महीने बीत चुके थे। जब ये जेल से बाहर आई तो सब कुछ देखकर हैरान रह चुकी थी। इसे लेने के लिए कोई नहीं आया, यहां तक कि इसके घर वाले भी इसे लेने के लिए नहीं आए थे। ये महबूब नगर की जेल में कैद थी। बेल के बाद इसे किसी ने भी अपने घर में जगह ही नहीं दी। फिर अथॉरिटीज ने इसे वुमेन शेल्टर में भेज दिया ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए, फिर ये ठीक से रह पाए। बेल के बाद भी कोर्ट में ट्रायल चल रहे थे, लेकिन स्वाति कोर्ट के बुलाने पर भी पेश नहीं हो रही थी। फिर कोर्ट ने इसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। राजेश और स्वाति के ऊपर ये जो इस स्वाति के पति सुधाकर के कत्ल का जो ये मुकदमा है, ये अभी भी चल रहा है। दोनों बच्चे अपने दादी के घर पर रह रहे हैं। स्वाति के घर वालों ने भी अपनी बेटी का लगभग ये कहकर अंतिम संस्कार कर दिया है कि हमारी बेटी अब हमारे लिए मर चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी। एक शादीशुदा औरत फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जाया करती थी और अचानक उसके साथ उसे लगाव हो गया और उस आदमी से शादी करने के चक्कर में अपने ही पति को मार डाला और उसके बाद एक ऐसे क्राइम सीन को अंजाम दिया कि प्लास्टिक सर्जरी करवाना, तब से ये सारा कुछ क्राइम सीन बनाना। सच में आजकल की दुनिया पता नहीं कैसी हो चुकी है। शादीशुदा होकर भी जब वो प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद भी अपने ही घर बर्बाद कर देते हैं, और मायके में जो ठेस पहुंचती है ससुराल वालों के ऊपर क्या बीती होगी, अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्हें अब कैसा महसूस हो रहा होगा। तो ये थी पूरी कहानी स्वाति रेड्डी की। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोग पहले ये स्टोरी को सुन चुके हैं? नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @mobaking को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।